हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के यूपी बीएड के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जिसमें कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आप लोग को करा रही थी। कुछ पेपर्स मैंने आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी के पेपर्स भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इस साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए क्वेश्चन की, जो कि अब आपके जो एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ साथ लेकर चलना। तो आइए शुरू करते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेंगे। लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टोटल रिटर्न अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो। जो कुल देनदार खाता है वो बनाया जाता है क्रेडिट परचेज के लिए, क्रेडिट सेल के लिए, कैश सेल के लिए, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो टोटल डेटर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, डेटर्स कब बनते हैं? डेटर्स तब बनते हैं ना, जब जो हमने सेल की होती है वो क्रेडिट पे की होती है, यानी कि जो हमने विक्रय किया है, जो हमने माल बेचा है वो हमने उधार बेचा है। तो जितने भी उधार, हाँ, जिसको भी हमने उधार सामान बेचा होगा वो सब हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। तो क्या ज्ञात करने के लिए बनाया जाएगा? क्रेडिट सेल ज्ञात करने के लिए। सेल जो होगी 2 तरह की होती है, एक कैश में होती है और दूसरी क्रेडिट में होती है। कैश वाली कहाँ जाएगी? कैश वाली हमारी जाएगी, जो कैश हम अकाउंट बनाएँगे, कैश बुक रखते हैं उसमें। और जो उधार वाली होगी वो जाएगी आपके डेटर्स अकाउंट में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट ट्रांसफर टू। क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है जो क्रय विक्रेता अपने हायर परचेज अकाउंट पढ़ा होगा, हायर वेंडर है, हायर परचेज है, या फिर इंस्टॉलमेंट वाला पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो वहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो किराए विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर जब अपने ही गुड्स को क्या कर रहा है, सीज कर रहा है, तो संपत्ति खाते के शेष को हम कहाँ पर, जो हमने एसेट अकाउंट बनाया है उसको, जो बैलेंस आ रहा है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, हायर वेंडर में, गुड्स रिपोजिट अकाउंट में, नन ऑफ देम। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये आपकी किसी तरह की लॉस है, ना ही कोई इनकम हो रही है, या फिर कोई प्रॉफिट है, तो इसमें तो हम दिखाएंगे नहीं। इसे हम कहाँ ले जाएंगे? इसे हम हायर वेंडर के अकाउंट में ले जाते हैं। एक आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल इज। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 91 डेज का है, 364 डेज का है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ट्रेजरी बिल जो होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जो मार्केट होती है वो दो तरह की रहती है। जो बाजार होता है वो दो टाइप का रहता है। एक हो जाते हैं आपके पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट हो जाती है, और दूसरी हो जाती है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो होती है, जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो 1 ईयर से कम का टाइमिंग के लिए रहती हैं, वो आपकी मनी मार्केट मुद्रा बाज़ार हो जाता है। और जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें आपकी 1 ईयर से ज़्यादा वाली हो जाती हैं, 1 ईयर से प्लस वाली। तो यहाँ पर जो ट्रेज़री बिल है ये किस तरह के हो जाते हैं? ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं, उपकरण माने जाते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि क्या है। अब ट्रेज़री बिल जो होता है उसकी टाइम पीरियड जो होता है 91 डेज़ भी रहता है, 364 दोनों ही रहेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कई तरह के ट्रेज़री बिल जो होते हैं वो, और ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तरह रहते हैं। इसमें आप लिमिटेड 1 साल के कम से अंदर तक का जो लोन होता है वो लिया जा सकता है इसके थ्रू। ये ट्रेज़री बिल होते हैं, इसका कमर्शियल बिल होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, सॉरी, कमर्शियल पेपर होते हैं, वाणिज्यिक पत्र जिसे कहा जाता है, ये सब आपके क्या है? मनी मार्केट में आते हैं। या फिर कॉल मनी है, ये भी कहा जाता है। तो ये 91 है, 182, 364 तीनों के ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय। भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट में लिखा रहता है, सामने लगा रहता है, जैसे AS3 लिखा है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी जो कैश बनाते हैं आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड हो जाता है। AS14 है तो अमलमेशन एकीकरण से हो जाता है। ये बहुत पूछे जाने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उन्हें इशू कौन करता है इंडिया में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसे इशू करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICAI बोलते हैं, उसके द्वारा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट इज। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, विक्रय को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों को अधिकतम करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ।
जो संपदा है उसके मूल्य को अधिकतम करना, ना तो विक्रय को ज़्यादा करना और ना ही लाभ को अधिकतम करना। जो वेल्थ होती है उसको मैक्सिमाइज़ करना हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके। ऐसा ही सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ज़ीरो बेस बजटिंग वाज़ फर्स्ट यूज्ड। शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इंडिया। जो बजटिंग होती है वो कई तरह से होती है, यानी जो बजट बनाया जाता है वो कई तरह से बनता है। जो ज़ीरो बेस बजटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो बजट हम बना रहे हैं उसमें हम कोई भी प्रीवियस ईयर के आंकड़ों को या प्रीवियस ईयर का जो डेटा होता है उसको बेस नहीं बनाते। हम एक नया डेटा लेते हैं और एक नया मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना ही होता है। ये सब कुछ हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीवियस का हम कुछ भी लेकर के या आधार बना करके काम नहीं करेंगे। तो वो ज़ीरो बेस बजटिंग हो जाती है। कहाँ से शुरू हुई थी ये जो क्वेश्चन है, तो ये यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से शुरू हुई थी। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने की थी, एक ये क्वेश्चन आता है तो पीटर ए पाहियार थे। उनको माना जाता है इसका जनक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन है इसका जनक, तो पीटर ए पाहियार है। इनको जनक माना जाता है ज़ीरो बेस बजटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो यहाँ पर जो कह रहा है लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत कौन सा इसमें से नहीं है, तो फुल डिस्क्लोजर भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, ये सिद्धांत जो है ये आपका बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिग्रेस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है। करेंट रेशियो, एब्सोल्यूट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तरलता की जो लिक्विडिटी है उसकी सबसे कड़ी जांच, यानी किससे हमें पता चलता है कि तरलता यानी कि ये कहिए कि कैश या कैश इक्विवेलेंट चीजें जो है वो किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में अधिक मात्रा में है, तो किससे हमें पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो होता है, पूर्ण तरलता अनुपात होता है, हमें उससे पता चलता है तो ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये दोनों भी आपके लिक्विडिटी रेशियो में ही आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी सटीक जानकारी देता है वो आपका एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो देता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है या कथन है? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नियोजन यानी प्लानिंग जो होती है, जैसे कि आपका बीएड का एग्जाम होने वाला है तो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने एक प्लान तैयार किया होगा कि किस तरह आपको पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने, कहाँ से तैयारी करनी है, सारी चीज़ों की आपने प्लानिंग करी होगी। लेकिन मेन टारगेट क्या है आपका? मेन टारगेट तो आपका एग्जाम है कि आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिससे कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो सके। तो ये तो आपका एम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आप भविष्य में जो करना है बीएड का, जो अच्छे मार्क्स से आपको निकालना है, एक अच्छी रैंक लेनी है, वो आपका टारगेट है। तो भविष्य में जो कुछ आपको करना है वो एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आप अभी से कर रहे हैं। तो वही चीज़ हो जाती है प्लानिंग करना। तो भविष्य में जो करना है हमको उसकी तैयारी हम आज से ही कर लेते हैं, तो वो प्लानिंग कहलाती है। अब ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये एलन ने दी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लिस एलन पूरा नाम है इनका, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, हो सकता है पूरा नाम पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज इन। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज कराए हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो इंश्योरेंस वाला चैप्टर है उसमें से ये इंडेमनिटी प्रिंसिपल के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो ये बार-बार मैं आप लोग को रिवाइज़ कराती रहूँगी, जितने भी प्रैक्टिस सेट आएँगे अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस बना करके, कि जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो किस पे अप्लाई होता है? लाइफ इंश्योरेंस पे, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस पे, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस, मरीन एंड फायर इंश्योरेंस। तो इन 3 में लाइफ दे रखा है, आपको पता है। लाइफ वाले पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी की भी लाइफ का वैल्यू निकाल पाना इम्पॉसिबल है। हर किसी का जीवन जो होता है वो अमूल्य होता है, आप उसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ये आपका जो क्षतिपूर्ति है, तो क्षतिपूर्ति कहाँ से करेंगे जब आपको वैल्यू ही नहीं पता किसी की? इसीलिए एश्योरेंस दिया जाता है, या एश्योर करा जाता है इसमें कि आपको एक लाइफ को जीने के लिए कितनी राशि मिल जाएगी जिससे कि आगे का जीवन आसानी से गुजर सके। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में रहता है, तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि मरीन और फायर इंश्योरेंस जो होता है वहाँ पर ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होगा। चलिए नेक्स्ट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड बाई। जो विनियोग है उस पर प्रत्यय की गणना की जाती है। प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट का
किस कैसे कंप्यूट किया जाता है, किस पे किया जाता है? तो किया जाता है प्रॉफ़िट और इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितना प्रॉफ़िट हुआ है और कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उससे निकाला जाएगा। प्रॉफ़िट आपका ऊपर रहता है इंटू 100 अपॉन इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो आपका रिटर्न या फिर रेट निकल आता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट है, ऑन डिसऑनर अ प्रॉमिसरी नोट डजंट रिक्वायर। अनादर होने पर एक प्रतिज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होती। किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? नोटिंग की, एक्सेप्टिंग की, डिस्काउंटिंग की, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर डिसऑनर अनादत होना, यानी कि अब उसको जो भी आपका प्रतिज्ञा पत्र है या फिर चेक होता है, चेक के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसको अब आप नहीं भुना सकते, या उसपे जो भी अमाउंट लिखा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस ऐसा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है कि अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकृत नहीं करेंगे, आप मतलब क्या है कि उसमें जो भी अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब डिसऑनर होता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ लिफो मेथड इज सुटेबल एट। जो लिफो विधि है इसका प्रयोग उपयुक्त होता है। लिफो जो होती है इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है। इसमें जो भी आपकी संपत्ति या जो सामग्री होती है, सॉरी, संपत्ति या सामग्री की बात की जा रही है, क्योंकि मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड हो जाता है। तो जो भी मटेरियल लास्ट में आया होता है उसको सबसे पहले हम इशू करते हैं। तो ये वाली मेथड कब यूजफुल होती है? राइजिंग प्राइजेस में, फॉलिंग में, या फिर कांस्टेंट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब प्राइजेस हाई हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, वृद्धि की दशाएं होती है, तो वहां पर ये वाला मेथड जो होता है वो सबसे सुटेबल होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुल फॉर्म दे रखी है कि इस विधि में अंत में प्राप्त माल को पहले बेचा या निर्मित किया जाता है। इसके अनुसार बिके माल की लागत बाद में क्रय किए गए माल के मूल्य के अनुसार होती है। यदि माल का मूल्य लगातार बढ़ रहा है तो यह प्रणाली उपयुक्त रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू हुआ था 1872, 1930, 1932, 1949। तो वस्त्र विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कब से लागू हुआ था? तो इसका नाम ही पूरा यही है, वस्त्र विक्रय अधिनियम 1930। तो 1930 से लागू हुआ था। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह के अधिनियमों को जरूर याद रखिए, जैसे साझेदारी अधिनियम 1932 में है आपका, या फिर जो अनुबंध अधिनियम है वो 1872 है। ये सारे अधिनियम जो है, कारखाना अधिनियम जो है 1948 है। इन सारे अधिनियमों के जो सन है उनको याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इंक्लूड। संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्तियों के उचित मूल्य का सत्यापन, वेरीफाइंग दैट एसेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। ये सत्यापित करना कि संपत्ति विभार से मुक्त है। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो वेरिफिकेशन यानी कि संपत्तियों का सत्यापन जो होता है उसमें क्या चीजें आएंगी? तो जो सत्यापन किया जाता है, सत्यापन में ये देखा जाता है कि जो एसेट है वो एक्चुअल में उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, फर्म की है या नहीं है। जितनी दिखा रहा है उसकी बुक्स में उतनी ही है कि नहीं है, और उसकी ओनरशिप, उस एसेट पर उसकी ओनरशिप है या नहीं है। ये सारी चीजों को सत्यापन में आएगा। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सारी ही चीजें आ जाएंगी, फिजिकल भी, यानी कि एक्चुअल में वो चीज एग्जिस्ट कर भी रही है या फेक लिखा हुआ है। या दूसरा वाला जो है आपका वेरिफिकेशन करना कि उचित मूल्य, तो यहाँ पर वैल्यूएशन भी आ जाएगा, मूल्यांकन भी आ जाता है। फिर वेरीफाई करना, तो तीनों ही चीजें आ जाएंगी कि इसको कोई प्रभार है, यानी कि किसी कोई लोन लिया गया है उसके लिए प्रभार के तौर पर उस संपत्ति को रखा गया है कि नहीं रखा गया है। ये सारी चीजों की जांच आ जाती है। तो वेरिफिकेशन अपने आप में काफी ब्रॉड उसका जो स्कोप है, मूल्यांकन से ज्यादा मूल्यांकन सत्यापन में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मूल्यांकन जो सत्यापन का एक अंग है? तो करेक्ट है कि सत्यापन में मूल्यांकन भी शामिल हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्शन ऑफ एग्रीमेंट इज इन रिस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेड इज। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है 28 से 27 से 29 या फिर 26 है। मतलब कहने का क्या है कि कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसके अगर बिजनेस में इस तरह की रुकावट पैदा कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो किस अधिनियम में? ये भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सी धारा है? ये 27 है। और किसकी धारा है? ये भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 में आता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर परचेज वाउचर इन टैली इज। टैली में परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट कुंजी है, F7 है, F8 है, 9 है, 10 है। क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंटिंग भी होती है तो कुछ क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर जो परचेज वाउचर है टैली में उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है, F9 हो जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो। होल्डिंग कंपनी मीन्स यहाँ पर कह रहा है सूत्रधारी कंपनी का आशय क्या होता है, जो अन्य कंपनी के कम से कम 50% अंकों की धारक है, जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक है। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 51% यानी 50% से ज्यादा अंश होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज। वास्तविक लागत और मानक लागत के बीच के अंतर को किस रूप में जाना जाता है। प्रॉफिट है, डिफरेंशियल कॉस्ट है, वेरिएंस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो वास्तविक लागत जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है और जो आपने स्टैंडर्ड यानी कि ये आइडिया था कि किसी वस्तु को बनाने में इतनी लागत आनी चाहिए थी, आपने पहले से स्टैंडर्ड बनाया था, लेकिन बनाने में उसमें लागत में क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो आपका वेरिएंस विचरण कहलाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी मैंने आपको बताया ही था, ICAI, इसको फुल फॉर्म भी इसकी नोट कर लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये कब स्थापित हुआ था, 1 जुलाई 1949 को, 1 अप्रैल 1948 को, 1 जन 1950 को, या फिर 1 अप्रैल 1932 को। तो ये कब हुआ था, 1 जुलाई 1949 को, एक जुलाई 1949 को ये स्थापित किया गया था। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। और ये किसके अधीन काम करता है, तो ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय जो है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जिसे बोलते हैं, उसके अधीन काम करता है। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है। द बिगनिंग इन्वेंट्री ऑफ द करेंट ईयर इज ओवर स्टार्टेड बाई 5,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टार्टेड बाई 12,000। दीज एरर्स विल इफेक्ट नेट इनकम फॉर द करेंट ईयर बाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान वर्ष का जो आरंभिक रहतिया है वो 5,000 से अधिक है, से दर्शाया गया है, अंतिम रहते 12,000 से अधिक दर्शाया गया है। ये त्रुटियां वर्तमान वर्ष की शुद्ध आय पर प्रभाव डालेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि करंट ईयर जो चल रहा है उसमें जो ओपनिंग स्टॉक दिखाया गया उसमें 5,000 ज्यादा दिखा दिया गया है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 12,000 से ज्यादा दिखा रहा है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो एरर किया गया है, जो लिखने में जो त्रुटि आई है, उससे वर्तमान वर्ष का जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, शुद्ध आय है, इनकम है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो 7,000 से क्या होगा, ओवर स्टेटेड हो जाएगा, 7,000 अधिक दिशाएं दर्शाएगा। 7,000 कहाँ से आया, इस 12,000 में से 5,000 को लेस कर दिया जाएगा। 5,000 तो पहले से था, उसके बाद 12,000 इस बार दिखा रहा है। तो डिफरेंस दोनों का जो आ रहा है वो क्या है, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक अलग साइड में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अलग तरफ दिखाएगा। तो जब उसमें बैलेंस निकालेंगे तो आपका 7,000 आ जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two or more than two companies doing similar business combine together and form a new company to take over their business, then this combination is called। जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो एक जैसा व्यापार कर रही हों एक साथ मिलती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं, तो इस मिलन को कहा जाता है अमेलगमेशन, ऑब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक कंपनियां हैं जो एक तरह का व्यवसाय कर रही हैं। सपोज कर लीजिए A और B, ये दो कंपनियां हैं, ये एक जैसा बिजनेस करती हैं और एक नई कंपनी बनाकर कार्य करती हैं, और ये कंपनियां मिल करके क्या कर रही है, एक नई कंपनी C को बना रही है। इसमें B भी जा रही है और A भी जा रही है। तो इस तरह की बनी ये जो C कंपनी है, ये किस मेथड से या किस विधि से बनी हुई कंपनी, ये सीधे से क्वेश्चन, तो ये एकीकरण कहा जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके एक नई कंपनी बनाई गई है और जो कि एक ही जैसा व्यवसाय करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन है। और वर्षन संविलियन में क्या होता, संविलियन में ये होता है कि ए और बी दो कंपनियां थी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए जाकर के बी में मिल गई, तो ये आपका क्या है, संविलियन हो जाएगा। रिकंस्टिट्यूशन जो होता है पुनर्गठन, वो कंपनी के अंदर ही होता है, कुछ नया उसमें नहीं बनता। पुनर्निर्माण जो होता है, रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का होता है, एक नई कंपनी बनाई जाती है जो पुरानी कंपनी को क्रय कर सकती है, तो वो आपका रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंटिंग, लाभदायकता लेखांकन, एक्टिविटी अकाउंटिंग, क्रियाशीलता लेखांकन, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है उसे और किस नाम से जानते हैं, दोनों ही नामों से जाना जाता है। उसको लाभदायकता लेखांकन ही बोलते हैं, क्रियाशीलता लेखांकन भी बोलते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग। यहाँ पर कह रहे हैं इसमें से कौन से युग्म जो है वो गलत है। गुडविल माइनस इंटैंगिबल एसेट, ख्याति जो है वो माइनस अमूर्त संपत्ति। माइनस से यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि गुडविल जो है यहाँ पर इंटैंगिबल एसेट है,
यानी कि गुडविल जो है एक इंटेंगिबल एसेट है, करेक्ट है आपका। आयलवेल जो है वो वेस्टिंग एसेट है, तेल का कुआं। सहशील संपत्ति, ये भी करेक्ट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो फिक्टिशियस एसेट है, प्रारंभिक व्यय कृत्रिम संपत्ति, ये भी करेक्ट है। स्टॉक इन ट्रेड जो है वो लिक्विड एसेट है, स्कंद जो है वो तरल संपत्ति है, ये गलत हो जाएगा। जो स्टॉक इन ट्रेड है वो आपकी करंट एसेट है, ना कि लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट जब हम निकालते हैं तो इसको उसमें से स्टॉक को लेस कर दिया जाता है, उसके बाद हम निकालते हैं जो लिक्विड एसेट होती है। तो करंट जो आपकी स्टॉक इन ट्रेड है वो करंट एसेट है, ना कि लिक्विड एसेट, यही गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if financial leverage is 1.32, then by what percentage will taxable income increase if EBIT increase by 6%? यहाँ पर कह रहा है कि यदि वित्तीय उत्तोलन 1.32 हो तो EBIT में 6% की वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं किया करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.32 इंटू हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7.92 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 7.92। कहाँ पर दे रखा है, डी वाले पर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जितने भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा, जितना वृद्धि हो रही है, उसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a partnership firm sold a residential house under which section the firm can get exemption and long-term capital gains. एक साझेदारी फर्म ने आवासीय मकान बेचा, फर्म को किस धारा के अंतर्गत पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है। सेक्शन 54 है, सेक्शन 54D है, सेक्शन 54F है, सेक्शन 54EC है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म ने आवासीय यानी रेजिडेंशियल हाउस था उसका वो सेल किया है, तो फर्म जो है वो जो कैपिटल गेन होता है उसकी कैपिटल गेन की किस सेक्शन में छूट ले सकती है। तो कौन सा सेक्शन हो जाएगी, सेक्शन EC हो जाएगी, 54 EC। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। If in a process normal loss is 10%, abnormal wastage is 100 unit, output is 8000 unit, then number of unit introduced in the said process will be। यदि किसी प्रक्रिया में सामान्य क्षय जो था वो 10% था, असामान्य क्षय 100 इकाइयां हैं, उत्पादन इकाइयां 8000 है, तो उक्त प्रक्रिया में लगाई गई इकाइयों की संख्या होगी। आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास कितनी थी, हाँ, उत्पादित इकाइयां कह रहा है कि आउटपुट इज 8000 यूनिट, देन नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस इन द, जब ये प्रोसेस शुरू करी गई थी तो उस टाइम कितनी इकाइयां थी, क्योंकि आउटपुट जो निकल करके आया 8000 का, तो इनपुट कितना था ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 8000 आपकी दे रखी है लेकिन इसमें असामान्य क्षय कितनी इकाइयों का है, 100 का हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8100 हो जाएगा। और ये 8100 क्या है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य क्षय कितना है, 10% का है, तो 100 में से आप 90 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बची अब आपके पास, अब सॉरी 10 को लेस करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बची है आपके पास, 90%, यानी कि जो 8100 है ये कितनी इकाइयां हैं, ये 90% है। तो अपॉन में 90 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इनपुट कितना था। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 चला गया, 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा, उसके बाद जब 0 काउंट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दे रखा हो, तो अगर यहाँ पर आपका असामान्य क्षय नहीं देता तो डायरेक्ट हम कर देते 8000 को अपॉन में 90 रख करके, असामान्य क्षय दिया था तो उसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद उसको हम निकालें। अब x1 के भी आप निकाल सकते हैं, बहुत लंबी थोड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, सिंपल सा याद रखिए। अगर अबनॉर्मल दे रखा तो उसको ऐड करके हम निकाल सकते हैं, अबनॉर्मल नहीं दे रखा तो डायरेक्ट हम इसमें से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्टोरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है। कंटिन्यूअस ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है। तो जहां अंतरिम जांच पद्धति, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहां इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं काम करता, तो वहां पर कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण या फिर सतत अंकेक्षण जो कि वर्ष भर चलता रहता है, वो अंकेक्षण ही सुटेबल रहता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ थर्ड पार्टनर इन द केस ऑफ, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो गार्डर बना मर्डर विवाद था, तो उसमें तीसरे साझेदार जो थे उनका नाम क्या था। नॉर्मली जो हम लोग जो याद रखते हैं, सबको याद रहता है गार्डर और मर्डर का नाम याद रहता है, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टनर थे। थर्ड पार्टनर था, वही पार्टनर क्या हुआ था, दिवालिया हुआ था, इंसॉल्वेंट हुआ था। तो यहाँ पर उसका नाम क्या था, स्मिथ था, जेसमिल था, विलिकिंस था, इरविंग फिशर था। तो उसका नाम विलिकिंस था। इसको याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी इन्वेंट्री वैल्यूएशन विधि नहीं है? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड है, भारित औसत मूल्य विधि है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, बाद में आना पहले जाना विधि है, बैलेंस शीट मेथड है, आर्थिक चिट्ठा विधि है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, पहले जाना पहले आना विधि है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी मेथड जो है वो स्टॉक मूल्यांकन यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन करने की मेथड नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम और नए क्वेश्चंस लेंगे। आज की वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा कि रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। और प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे आपने तो जरूर से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो बुक्स आप लोग, हाँ, मैंने टैग कर दी है, उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।